डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 5 में आज हम आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में संबंध, वैद्युत चालकता, धारा घनत्व में संबंध एवं किसी अर्धचालक की वैद्युत चालकता के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में संबंध। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में संबंध। आपको हम पिछले दिनों बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है E अपान जे। जे क्या है? धारा घनत्व है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिंस वी नो E इक्वल टू हमको मालूम है ये होता है V बाई एल। E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V बाई एल। और J इक्वल टू क्या होता है? I बाई ए। तो यहां की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर आप, तो ये हो जाएगा V बाई एल इंटू आई बाई ए। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा V इंटू ए अपान आई इंटू एल। अब देखिए बच्चों, रो इक्वल टू होगा V बाई आई ए बाई एल। ठीक है, यहां पर V बाई एल होता है और A ऊपर होता है। A आपका रो इक्वल टू होता है E बाई जे। तो यहां पर V इंटू ए अपान अब यहां से आप बच्चों क्या निकाल सकते हो? यहां से आप देखो तो V बाई आई का मान क्या होता है आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है ओम के नियम में, R बराबर होता है V अपान आई। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये आपका अभिष्ट फार्मूला होता है बच्चों, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। या अगर प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आप देख सकते हैं किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वह दो बातों पर, क्योंकि रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। किसी भी वायर का या किसी भी चालक का रो अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, निकिल का अलग होगा, कोबाल्ट का अलग होगा। तो ये आपका रो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों, हर पदार्थ का, हर धातुओं में अलग अलग होता है। तो ये क्या है? नियतांक है। हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर इसको हम और अलग करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल तथा R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि ये आपका वायर जो है वह जितना ज्यादा अधिक होगा लंबा, जैसे मान लीजिए आपको 100 मीटर तार में ले जानी है वैद्युत धारा तो प्रतिरोध होगा, लेकिन अगर 500 मीटर में ले जानी है तो प्रतिरोध और ज्यादा होगा, क्योंकि लंबाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के
अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये वायर मोटा अगर है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। जितने वायर मोटा होगा, ये मार्कर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये मार्कर है। अब एक इससे पतला वाला मार्कर ले लें अगर हम, इससे अगर एक पतला मार्कर हम लेते हैं, अब देखिए ये पतला मार्कर हमने ले लिया, एक मार्कर मेरे पास मोटा है और दूसरा पतला मार्कर है, तो इस पतले वाले मार्कर का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, जबकि इस मोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जब क्षेत्रफल जब ज्यादा होता है तो प्रतिरोध कम होता है। जितने आपका तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतने कम होगा। प्रतिरोध जब जितना कम होगा, धारा उसमें सुगमता से, आसानी से बह सकेगी, और जब पतला होगा तो धारा को बहने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध अधिक होगा, पतला तार होगा तो आपका प्रतिरोध अधिक होगा, तो तार में धारा जो है बहने में कठिनाई होगी। जब तार में धारा बहने में कठिनाई होती है तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब आप काफी लोड दे रहे हो, आपको काफी एम्पियर धारा की जरूरत होती है, तो उस स्थिति में पतले तार से अगर आप उस लोड को देना चाहते हैं तो आपका पतला वायर गल जाता है। क्यों गल जाता है? उसका कारण है कि पतले का प्रतिरोध अधिक होता है, और पतले का प्रतिरोध जब अधिक होता है तो धारा उसमें कम जा पाती है, जिससे वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वायर जब वैद्युत ऊर्जा का टोटल प्रवाह नहीं हो पाता, वह कुछ भाग उसका ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है, जिससे और रूपांतरित ऊष्मा उसको क्या करती है, गलाने का कार्य करती है, और वहीं से आपका सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं, किसी भी चालक की लंबाई चाहे जितनी लंबी होगी, लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आप सर्किट बनाना चाहें, आपको वैद्युत धारा लेनी है, तो कम से कम लंबा अगर तार देंगे तो उसका वोल्टेज सही मिलेगा, उसके सही एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। दूसरी चीज, आप उसमें वायर जो लगाएं, जितने मोटा वायर लगाएंगे उतने प्रतिरोध उस सर्किट में कम होगा, और धारा उतनी ही सुगमता से आपको वोल्टेज प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, धारा का सदैव विरोध करता है। जैसे घर्षण क्या होता है, पिछले साल बताया गया था, गति का विरोधी होता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उसी तरह से आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है वह वैद्युत धारा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जितना अधिक प्रतिरोध होगा, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी ही कम धारा बहेगी, और जितना कम प्रतिरोध होगा उसमें उतनी सुगमता से धारा का प्रवाह होगा। मोटा वायर अगर आपका है तो जितने मोटा आप वायर करते जाते हैं, क्योंकि आर की रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a है, यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं बच्चों, ये जो आपका बहने वाली धारा है, ये सरफेस, इस सरफेस का प्रतिरोध होता है। इस सामने वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस का प्रतिरोध होता है। ये आपका पूरा नहीं, वक्रपृष्ठ नहीं, ये सामने वाला को ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अंग्रेजी, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हम आगे चर्चा कर रहे हैं वैद्युत चालकता की। वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या होता है? ये आपका बड़ा सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात बच्चों क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अब आप देख सकते हैं रो बराबर आपको क्या मालूम है, रो बराबर आपको मालूम है, रो बराबर होता है E/J, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको J/E, या J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, धारा घनत्व तो बराबर होगा आपका सिग्मा E। ये छोटा सिग्मा जो है वैद्युत चालकता है, और कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, धारा घनत्व है। तो ये आपका रिलेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, ये आप देखिएगा। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत मजा आएगा उसमें। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो वही होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अर्धचालक, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में वैद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों में वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, देखो मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जो चालक होते हैं, यानी जो धातुएं होती है, प्राय धातुएं ही चालक होती हैं, तो जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है, जो धनायन होते हैं वह क्रिस्टल जालक से बंधे होते हैं, उसमें ऋणायन ही जो है आवेश वाहक का कार्य करता है। बट अर्धचालकों में ऐसा नहीं होता बच्चों। अर्धचालकों में धनायन तथा ऋणायन दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, चालकों और अर्धचालकों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, चालक में केवल ऋणायन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जबकि अर्धचालकों में धनायन और ऋणायन दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अब याद रखिएगा हम क्या करते हैं, एक आपका अर्धचालक का ब्लॉक लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, ये है अर्धचालक। इस अर्धचालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का धन सिरा और ऋण सिरा दोनों निर्धारित है, इस तरफ आपका धन है, इस तरफ ऋण है। स्वाभाविक रूप से प्लस वाला सिरा इधर होगा और माइनस वाला सिरा इधर होगा। अब इसमें क्या होते हैं, चालक होते हैं, तो जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों, वह धन से हमेशा क्या होता है, ऋण की ओर होता है। धन से किस डायरेक्शन में होता है, ऋण की ओर होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा धारा का प्रवाह किसी भी बैटरी में धन से किधर होता है,
ऋण की ओर होता है, याद रहेगा। अब आगे आप देखेंगे इसमें अर्धचालकों में क्या होता है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ता है, तो जिस जगह वो बैठा होता है वो एक होल होता है जिसको हम कोटर कहते हैं। वह वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उस स्थान को, तो वह स्थान क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के पश्चात जो गड्ढा होता है उसको होल हम कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है कोटर। तो कोटर जो है वो धनायन का प्रतीक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणायन का प्रतीक होते हैं। बच्चों अब होता क्या है, यहां पर आप देखेंगे जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सदैव रन करते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन सदैव धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो मैं जो आपको शेडेड दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूं, ये शेडेड जो मैंने भाग आपके लिए चूज किया है वह मैं इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहा हूं। ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं बच्चों, हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। और यहां जो कोटर होंगे, मैं कोटरों को भी दिखा रहा हूं, कोटर को मैं होल के रूप में छोड़ देता हूं, यह जिधर धारा चलती है उसी दिशा में चलते हैं। ये सदैव धारा की दिशा का चुनाव करते हैं, ये सदैव धारा की दिशा का चुनाव करते हैं, ये सदैव जिधर से धारा बह रही है उधर चलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है धारा की दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इससे दो प्रकार की धारा बहती है, एक कोटरों के कारण धारा बहेगी और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहेगी, लेकिन धारा की दिशा सदैव एक ही डायरेक्शन में होती है, यह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है और कोटर जो होता है वह सदैव उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E, वैद्युत क्षेत्र इसमें इस तरफ पॉजिटिव जोड़ दिए, इस तरफ नेगेटिव जोड़ दिए, तो सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र हमेशा इस साइड से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है कोटर, जबकि इलेक्ट्रॉन सदैव वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रन करते हैं। हमने मान लिया बच्चों, ये जो हमने ब्लॉक लिया था सेमीकंडक्टर का, उसमें लेंथ कितना था, L, ठीक है ना, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसको हम ये मान लेते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A व प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne तथा कोटरों की संख्या, कोटरों की संख्या NH व गतिशीलता μe व μh है। यदि इनसे बहने वाली धाराएं IE व IH हो तो
संपूर्ण धारा I इक्वल टू IE प्लस IH। ठीक है बच्चों, संपूर्ण धारा इसका I बराबर IE प्लस IH। अब ये होता है आपका संपूर्ण धारा I बराबर IE प्लस IH। अब आपको ये पता है, इसको हम एक समीकरण लिख देते हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, IE हम अनुगमन वेग के आधार पर बहने वाली वैद्युत धारा को निकालेंगे तो सूत्र होता है यानी VD, यानी ये आपका आवेश, E जो है वो आवेश होगा, NEAVD। आप इसमें कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा, एक तो N के साथ स्मॉल लिखा है, ये स्मॉल वास्तव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और ये जो हमने E लिखा है यह वास्तव में इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये आपका समीकरण 2 हुआ। अब लिखिए कोटर के लिए या इलेक्ट्रॉनों के लिए लिख सकते हो, कोटरों के लिए, क्योंकि इनकी संख्या एक से अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोटरों के लिए। कोटर का मतलब होल, यानी होल, नंबर ऑफ होल IH बराबर हो जाएगा NH, चूंकि कोटर होल होता है। होल का मतलब वो प्रोटॉन, धनावेशित प्रोटॉन को बताता है, तो प्रोटॉन का भी आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो NH इंटू E VD क्या है, इसका अपवाह वेग है, यानी अनुगमन वेग है। ये आपका तीसरा समीकरण हुआ बच्चों। अब समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इसको हम यहां पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू NEAVD प्लस ये आप थोड़ा ई बड़ा लिखेंगे, NHEAVD। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन तो वैसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम A को कॉमन लेते हैं। A का दोनों तरफ भाग लगा दिए तो ये हो जाएगा I बाई A, यहां हो जाएगा NEEVD, और ये हो जाएगा आपका NHEVD। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। और आप ये जान लीजिए, ये तो आपका ये चीज है, इसमें हम लेते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V बटा R लिख सकते हैं इसको हम, तो आसानी से इसको हम V बटा R इंटू A लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका NEEVD, NHEVD। अब यहां पर हमको मालूम है कि V बराबर क्या होता है, ये ओम के नियम से हमने तो I इक्वल टू V बटा R लिखा। V बराबर क्या होता है, E इंटू L होता है। क्या होता है, E इंटू L। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू L अपान R इंटू A, ये लिखा जा सकता है। यहां से हो जाएगा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NEEVD
भी डी, और यहाँ हो जाएगा एन एच ई भी डी। यहां से आप देख सकते हो अगर इस यल को हम नीचे ले जाएं तो ई बराबर ये हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ये हो जाएगा। और यहां से हम लिख सकते हैं एन ई भी डी एन एच ई इंटू भी डी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम चाहें तो अनुगमन वेग भी यहां पर पहले से ही परिवर्तित कर दिए होते, vt के जगह इसका वेग v लिखे होते, इसका वेग क्या लिखे होते, vh लिखे होते, दोनों का वेग अनुगमन वेग अलग अलग दिखा दिए होते, तो ये हो जाता आपका vh। यहाँ पर आप v कर सकते हो, यहाँ पर भी vh कर सकते हो, v ये हो जाएगा आपका vh, v ये हो जाएगा vh। दोनों का अनुगमन वेग अलग अलग लिखा जाता और कोई बात नहीं है। अब r इंटू ए बाई एल क्या होता है, ये होता है आपका रो। अब ये हो जाएगा आपका एन ई इंटू ई भी ई एन एच इंटू ई भी एच। यहां पर हम ई दोनों तरफ से भाग लगा दें तो 1/रो बराबर एन ई भी अपान ई। यहां पर हो जाएगा एन एच ई इंटू भी एच अपान ई। आप देख सकते हो अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपको बता चुके थे, मोबिलिटी म्यू कहा जाता है। तो ये आपका 1/रो बराबर तो हो जाएगा, ये आपको बताया गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, और यहां हो जाएगा यानी ई इनटू आपका ये लिख सकते हैं म्यू ई, और ये हो जाएगा एन एच इंटू ई, ये हो जाएगा म्यू एच। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन ई है, तो आप लिख सकते हो एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फार्मूला का डेरिवेशन हुआ, और ये महत्वपूर्ण फार्मूला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप डेरिवेशन आप अवश्य इसको हल कर लीजिएगा। तो अगले दिन हम पार्ट 6 में और कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी मच।